All right, let's begin with the class. First of all, I would like to introduce myself. थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन इंशाल्लाह आप क्लास की तरफ बढ़ेंगे। और जो आज का एजेंडा है इंशाल्लाह उसकी तरफ फौरन से जो है वो उसको इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। So this is Sir Sufyan and I have been teaching O and A level mathematics for the last 16 years. And if I talk about my educational background, so Alhamdulillah, I have done O levels and A levels myself from St. Michael's Convent School. And Alhamdulillah, I was always a good student. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हमेशा से मेरा एक शौक और पैशन रहा। एंड इवन आई यूज्ड टू हेल्प आउट माय फ्रेंड्स। एंड O levels में भी अल्हम्दुलिल्लाह I secured A star in both maths and ad maths along with several other A stars as well. And alhamdulillah in A levels I secured a gold medal as well because I secured straight A stars along with securing a 99% marks, 99% score in mathematics. Uh, और मैं जब भी 99% का जिक्र बच्चों से करता हूँ, बच्चे पूछते हैं सर 1% कहाँ चला गया। तो मैं ये बात करता हूँ कि भाई वो 1% जो है वो एक्यूरेसी में या किसी ऐसी नादानी में जो है वो खो दिया मैंने, जिसका मुझे इल्म नहीं है। क्योंकि पेपर मेरा 100% गया था, उसके बाद कहाँ पर मार्क्स खो गए मुझे नहीं पता। एनीवेज ए लेवल्स के कंप्लीशन के बाद मैथ्स चूंकि बहुत अच्छा था, तो वन ऑफ माय टीचर्स टोल्ड मी कि क्या मैं उनको असिस्ट करूं, तो मैंने कहा डेफिनेटली इंशाल्लाह। और फिर उनके साथ मैंने कुछ अपनी टीचिंग जर्नी का आगाज किया। अपने स्कूल के पास ही एक इंस्टीट्यूट से मैंने स्टार्ट लिया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ओ लेवल्स एज वेल एज ए लेवल्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मेरे करियर का आगाज हुआ, उसमें आई ऑलवेज यूज्ड टू टीच इनिशियली द वीक स्टूडेंट्स, जो मेरी टीचर की क्लास के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते थे, जो उनके साथ सेटल नहीं हो पाते थे। आई यूज्ड टू केटर देम, आई यूज्ड टू गाइड देम। एंड उससे जो है ना वीक बच्चों को पढ़ाने की एक आदत जो है वो समझ लें आप, वहीं से मेरे करियर का आगाज हुआ। एंड इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई मैथ्स में जितने भी वीक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो फेयर व्हेन सर सुफियान इज। वजह यह है कि पूरी तरह से हमारी कोशिश होती है कि वो बच्चा जो जितना भी कमजोर है, उसके हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के उसको जो है वो अच्छे ग्रेड तक पहुंचाया जाए। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, वो ये कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि बच्चा आपका ए स्टार आएगा, क्योंकि ताली तो दो हाथ से बचती है। ताली दो हाथ से बचती है। अगर हम मेहनत करें, आप मेहनत नहीं करो, तो ये मुमकिन नहीं है कि आपका ग्रेड आए। लिहाजा ये जरूरी है ग्रेड लाने के लिए कि आपकी मेहनत भी इक्वल हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए लेवल्स आई डिड ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर completion of ACCA in first attempt, अल्हम्दुलिल्लाह आई ज्वाइन KPMG। दुनिया की चार बड़ी फर्म्स है, उसमें KPMG का नाम आता है। एंड simultaneously I was teaching as well. Then after few years of audit firm, I realized I had to choose between teaching and auditing actually. So there I chose teaching because उस वक्त तक मुझे टीचिंग का अंदाजा हो गया था कि टीचिंग जो है वो मेरे पसंद का काम है, and I really enjoy teaching. So I always tell my students कि भाई I am a passionate teacher. I joined this profession not because I didn't have any other work to do, but because I like to teach. So यही एक story है बहरहाल। After that I joined City School and then Alhamdulillah I also worked at Generation School as a full-time faculty member. Then for some time I went to UAE as well for teaching. Then came back, फिर मैं visiting faculty बन गया था। After that Beacon House, Meritorious, O levels, A levels, and अलहमदिल्ला मल्टीपल प्लेसेस पे विजिटिंग फैकल्टी के साथ साथ जो है वो इन 2017 और 2018 आई थिंक आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग। इस उस वक्त कोई भी ऑनलाइन टीचिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं थे, लोग कोरोना के बाद से आना शुरू हुए थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग बैक इन 2018, सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और 2020 में मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन किया ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से। And there I started alhamdulillah Waze Global as well. So I am the owner and founder of Waze Global as well. So Waze Global को बुनियाद जो रखने की वजह थी वो यही थी कि हम एक ऐसी टीचर्स की टीम बनाएं जो बच्चों को हर तरह से फैसिलिटेट करे, और अच्छे टीचर्स हों, डेडिकेटेड टीचर्स हों, कॉम्पिटेंट टीचर्स हों, जो बच्चों को प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकें। ठीक है, सो दैट वाज अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। बाकी तो बातें चलती रहेंगी, पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो टारगेट है उसमें हमारे पास प्रॉफिट डिस्कस करना है, लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, एंड देन वी हैव a lot of things around this. Apart from that, interest की भी discussions हैं, compound interest, simple interest। इंशाल्लाह बहुत beneficial session होने वाला है if we are going to focus on it, right? इंशाल्लाह आप लोगों ने participation भी जहाँ जरूरत होगी इंशाल्लाह आप participation भी करेंगे। और chat पे अपने आप को बहुत active रखना है, so that I can assess कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, because I'm going to try my best इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आए। But in case if there's any problems that you are facing and if there is something that is confusing you, do let me know, and inshallah I'll be more than happy to help you out inshallah। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिनेरियो से स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सिनेरियो है। मुझे पता है कि आज जो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं वो यकीनन एक रिफ्रेशर के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, और कुछ चीज़ें शायद आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आई हुई हों। बिल्कुल जीरो तो मेरी ऑडियंस नहीं है इस वक्त, मैं ये बात जानता हूँ।
लेकिन इसीलिए थोड़ा सा मैं चीजों को थोड़ा ज्यादा तेज करने की भी कोशिश करूंगा कि कोई बोर ना हो, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कॉन्सेप्ट्स को हम कवर भी कर सकें। बाज़ औक़ात ये टॉपिक हम और स्लो करवाते हैं, वजह ये होती है कि एक बच्चे को जीरो आइडिया होता है, बट अलहमदिल्ला अभी जो ऑडियंस हमारे सामने मौजूद है उसको जीरो आइडिया नहीं है, इनफैक्ट वो कुछ ना कुछ आइडिया लेके बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिनेरियो में छोटी सी डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई बंदा किसी बिजनेस का आगाज करता है तो सबसे पहले वो इन्वेंट्री परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। अगर मिसाल है किसी ने मोबाइल फोन को बेचने का बिजनेस किया, तो सबसे पहले उसको इस मोबाइल फोन को खरीदना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू परचेज द मोबाइल फोन। अब जो मोबाइल फोन खरीदना है ना, या कोई भी कमोडिटी खरीदनी है ना, उस खरीदी हुई अमाउंट को कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं कॉस्ट। किसी चीज का परचेज करना, खरीदना, उसको कहते हैं कॉस्ट। और अगर सिंगल यूनिट की बात करें तो हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब कोई चीज आप बेचने जाओगे, या कोई आपका दोस्त आपसे पूछेगा अरे भाई कितने की कॉस्ट है इसकी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस का मतलब भाई एक सिंगल यूनिट कितने का है। पूरे टोटालिटी की बात करें तो हम अक्सर कहते हैं इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, लेकिन अगर हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की क्या है, इसका मतलब परचेज कॉस्ट। खरीदने की कॉस्ट को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसको जब हम सेल करते हैं, तो सेल करने की जो अमाउंट जिस वैल्यू पे वो सेल होता है, कोशिश होती है कि हमें ज्यादा पे बेचे हम, इसीलिए वो जो अमाउंट जिस पे वो सेल होता है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब क्या ये जरूरी है कि जितने का खरीदा हो उससे ज्यादा में बेचा जाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि खरीदना हमने जो है वो ज्यादा में होता है और बेचना कम में पड़ता है। अब ये मोबाइल मोबाइल फोन की मिसाल ले रहे हैं। मोबाइल फोन हमने खरीदा था, लेट सपोज आईफोन खरीदा था, और आईफोन खरीदने का जब उसको बेचा, तो हमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमने ज्यादा ऊपर में बेचा। और एक पॉसिबिलिटी ये थी कि जब हमने खरीद लिया तो हमें पता चला उसमें तो कुछ फॉल्ट्स हैं, उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, या अचानक कोई नया आईफोन मॉडल लॉन्च हो गया, उसकी वजह से उसकी प्राइस पुराने वाले मॉडल की गिर गई, और आप तो सोच रहे थे कि प्राइस बढ़ जाएगी, या आप सोच रहे थे ये फोन का मॉडल शॉर्ट हो चुका है, किसी भी वजह से आप जो सोच रहे थे कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, और अचानक क्या हुआ कि नया मॉडल आ गया और अचानक से बहुत सारा माल आ गया बाहर से, और अब आपके फोन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। आपने खरीदा ज्यादा में था और वो कम में हो गया। $2000 का आईफोन खरीदा था, $1800 में बेचना पड़ गया। तो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब आपको लॉस होगा। और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम है और आपने ज्यादा में बेचा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिनेरियो में भाई, प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का नाम है। और प्रॉफिट होता कब है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। अभी बिल्कुल बेसिक से सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह मैं इसको तेजी से आगे लेके चलूंगा। आगे बहुत सारी ऐसी इंशाल्लाह लर्निंग्स आपको मिलने वाली हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह अजीज आपको खुद मजा आएगा चीजों को करने में। और बहुत सारी इसके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी, मैं पूरा आपको कहूंगा कि आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली इंशाल्लाह लेकर जाएंगे आज इंशाल्लाह। और आज आपका टाइम लगाना इंशाल्लाह प्रोडक्टिव साबित होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने एक्टिव रहना है, जैसे कि मैंने कहा, पार्टिसिपेटिव रहना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था वो ये कि प्रॉफिट कब हुआ भाई? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। लॉस कब हुआ? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब खरीदा ज्यादा में था और बेचना कम में पड़ गया। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों मुमकिन है, और ये बिजनेस का उसूल है, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है, एग्जामिनर प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो किस तरह से असेस करता है? अक्सर इस सिनेरियो में प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज निकालनी होती है। अच्छा, प्रॉफिट की या लॉस की परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो अगर एग्जामिनर मेंशन करता है कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालें, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। और अगर एग्जामिनर मेंशन करता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालें, तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जामिनर अक्सर ये मेंशन ही नहीं करता कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालें या परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालें। तो सर ऐसी सूरत में क्या करें? सर ऐसी सूरत में क्या करें जब ये मेंशनड ही ना हो कि प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालना है या प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस? तो ये नोट आपको वाजे कर रहा है, ज्यादातर ये नोट एप्लीकेबल होता है व्हेन एवर द एग्जामिनर इज साइलेंट। जब भी एग्जामिनर साइलेंट है, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से, इसी नोट की वजह से ये नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालते हैं अगर एग्जामिनर साइलेंट है। इफ द एग्जामिनर इज साइलेंट, एक्सप्रेस द प्रॉफिट एंड लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये बाय डिफॉल्ट ध्यान में रख लें कि आपका जो फॉर्मूला है नंबर 1 वाला,
वो वैलिड होगा। अच्छा, प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो, दोनों सूरतों में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस है तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका मतलब जो फॉर्मूला नंबर 1 है जिसको मैंने टिक किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर कहा गया है प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो फिर तो आपने नीचे सेलिंग प्राइस लेनी होगी। लेकिन अगर खामोशी है तो फिर आपने कॉस्ट प्राइस को ही लेकर चलना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दो कर लेते हैं फटाफट ताकि ये बात को समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह आपसे एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है मिस्टर जॉन is doing a business of selling mobile phones. He bought an iPhone at $2,000. He sold the iPhone at $2,300. अब आपको नजर आ रहा है कि बॉट है, तो बॉट वाली बात आप समझ जाएं कि ये कॉस्ट प्राइस है। He sold the iPhone at $2,300, तो यहां से आपको बात समझ आनी चाहिए कि जो सोल्ड वाली चीज है इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो एक हो गई कॉस्ट प्राइस, एक हो गई सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस है 2000, सेलिंग प्राइस है $2,300। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की वैल्यू नहीं निकालनी, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। तो अब आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट की, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट आएगा ऊपर। प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? 2300 माइनस 2000, ये आपका प्रॉफिट हुआ है विच इज $300। और जो टोटल अमाउंट है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे आनी है। फिर कहाँ लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस नीचे आनी है? बेटा मैंने अभी तो बताया कि जब भी एग्जामिनर खामोश हो, एग्जामिनर ये मेंशन नहीं करे कि प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? 2000। और परसेंटेज करने का उसूल है इनटू 100। ठीक है, अब ये पेपर 1 का सवाल भी हो सकता है, पेपर 2 का सवाल भी हो सकता है। अभी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या अलाउड है और हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लिहाजा $300 ऊपर आएगा। ठीक है, 2300 minus 2000 is 300, right? So 300 divided by 2000 multiplied by 100, कैलकुलेट कर लें, 15%। प्रॉफिट परसेंटेज आ गई आपकी 15%। ठीक है, तो पहले सवाल में आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी थी एंड वी हैव सक्सेसफुली डू दैट, वी हैव सक्सेसफुली डन दैट। सो एग्जांपल नंबर 2 की जाने बढ़ रहे हैं जनाब। एग्जांपल नंबर 2 कह रहे हैं मिस्टर जॉन इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन। ही बॉट एट $2000 एंड सोल्ड एट $1,800। फाइंड द परसेंटेज लॉस। अब जो खरीदा $2000 का था और बेचा 1800 का था, तो लॉस हो गया भाई। तो पहले सिनेरियो में प्रॉफिट था, पहले सिनेरियो में प्रॉफिट हुआ था, सेकंड सिनेरियो में लॉस हो गया। लॉस कितना है जनाब? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चूंकि बड़ी है, तो कॉस्ट प्राइस में से हमें सेलिंग प्राइस को माइनस करना होगा और फिर हम डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ही करेंगे। अच्छा याद रखें, कुछ बच्चे बोलते हैं नीचे हमेशा बड़ी वाली अमाउंट लेनी है। ऊपर वाले सिनेरियो में वो 2300 ले लेते हैं, नीचे वाले सिनेरियो में 2000 ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, बड़ी छोटी का ताल्लुक नहीं है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लेनी है। कब? जब एग्जामिनर की तरफ से खामोशी हो, और ज्यादातर क्या होता है, ऐसा ही होता है, खामोशी होती है, वो मेंशन नहीं करता और आपको हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही लेनी पड़ती है। इसीलिए नोट वैलिड है कि एग्जामिनर साइलेंट, एक्सप्रेस प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं नीचे कॉस्ट प्राइस है और चूंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 100 में करूंगा। और ये मेरा पहला सिनेरियो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। 200 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, द परसेंटेज इज 10%। क्या आ गया भाई? 10% आ गया। ऊपर वाले सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज 15 और नीचे वाले सिनेरियो में लॉस की परसेंटेज 10। मुझे बताएं यहां तक मामला हमें समझ आ रहा है? यहां तक एक्नॉलेजमेंट चैट पे दे दें कि जी सर बात समझ आ रही है, और अगर नहीं समझ आ रही है तो रेज हैंड कर लें और पूछ सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड, एक स्टूडेंट है हमारे साथ जो नाम जिनका रेक्टिफाइड नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप नाम चेंज कर लें ताकि मैं आपसे मुखातिब भी हो सकूं अगर आप चाहें तो। ठीक है, नाम को रेक्टिफाई कर लें, शाबाश। और एक दफा एक्नॉलेजमेंट दे दें चैट पे सब। इज एवरीवन क्लियर? चलें, जबरदस्त। हाइका का भी ओके आ गया, परिवेश ओके, परफेक्ट। व्हाट अबाउट जवेरिया इखलास? यस, चलें, दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं को कंफ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछ लीजिएगा भाई, क्योंकि जब तक के कंफ्यूजन को केटर ना किया जाए मसला हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आप समझ लें आपकी रीइंफोर्समेंट भी हो रही है और आपको कुछ सवाल जो है वो पूछने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, अब एक जो अननोन नेम से है, इसको मैं मिस्टर अननोन कर देता हूँ नाम खुद से ही। मिस्टर अननोन, आप तो अभी भी ज्वाइन हुए इंशाल्लाह।
फिर आप एक्नॉलेजमेंट कर दीजिएगा, मैंने आपका नाम मिस्टर अननोन रख दिया। अगर आप सही नाम कर देते हैं तो दैट इज ग्रेट इंशाल्लाह, ताकि मैं आपसे मुखातिब होकर बात कर सकूं, ठीक है। अच्छा, अगला जो सिनेरियो है वो है डिस्काउंट वाला, ठीक है। ठीक है, ये आई थिंक ज्यादा इजी टू मूव है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। चले, अगला जो सिनेरियो है वो डिस्काउंट वाला सिनेरियो है। डिस्काउंट वाले सिनेरियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा के सामने बात रखता हूँ। एक सिनेरियो प्रॉफिट लॉस का होता है जिसमें तीन चीजें होती हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड लॉस। कॉस्ट प्राइस जरूरी, सेलिंग प्राइस जरूरी, और प्रॉफिट लॉस में से कोई एक चीज होती है, ठीक है। ये एक सिनेरियो डील हो गया। अब एक सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें एग्जामिनर कॉस्ट प्राइस की बात नहीं करता, बल्कि एग्जामिनर जो है वो मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस की बात करता है। एक सिनेरियो जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस होता है, और एक सिनेरियो जिसमें मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट का जिक्र होता है। अभी जो सेकंड सिनेरियो एग्जामिनर देता है वो क्या सीन है, जरा ये बता दें। अब आपने कभी देखा है कि कभी किसी प्रोडक्ट के, अक्सर आप लोग इस चीज को फेस करते होंगे कि जब हम जाते हैं मार्केटिंग मार्केटिंग हम देखते हैं लोगों की प्रोडक्ट्स में, कि जब मिसाल है किसी ब्रांड पे सेल लगी, अब आप किसी ड्रेस को लेने जा रहे हो, कोई कोई ड्रेस लेने जा रहे हो या कोई और कमोडिटी लेने जा रहे हो, आप देखते हो कि बॉक्स पे या पैकेट पे ना लिखा होता है 2000 या 5000, और काट के लिखा होता है 3500 या काट के 4000। इसका मतलब एक प्राइस लिखी हुई है ओरिजिनली, नाउ दिस, ओनली दिस, कोई भी अमाउंट काटी और काट के नई प्राइस लिख दी। यकीन करें ये बिल्कुल वही सिनेरियो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर कोई प्राइस इनिशियली हमने किसी प्रोडक्ट की, किसी कमोडिटी की सेट की थी, जिसको हम लेबल प्राइस भी कहते हैं या मार्क प्राइस कहते हैं, हमारी मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में इसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, वो प्राइस जो टैग पे लिखी हुई थी ओरिजिनली, वो कीमत जिस पे हमने सोचा था हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट को उस कीमत पे नहीं बेच सके। इसकी कई वजूहत होती हैं, कोई टेक प्रोडक्ट है, कोई नया नया मॉडल आने वाला है, तो पुराने मॉडल को इससे पहले कि वो बहुत कम में बिके फारिग करना जरूरी है। कोई ईटेबल आइटम्स हैं जिसकी एक्सपायरी करीब आ रही है, तो उसको भी सेल करके निकालना जरूरी है। बाज औकात जो है वो विंटर का स्टॉक एंड करना होता है, तो विंटर सेल लग जाती है, और जब समर का स्टॉक एंड करना होता है तो समर सेल लग जाती है। तो ये ब्रांड्स का एक यूजुअल पैटर्न होता है कि वो सेल करते हैं, सेल लगाते हैं। वो जो सेल लगाते हैं ना, उसमें आपको ये पता है कि भाई जो पुरानी प्राइस थी ना, जो इसकी थी, उसको कहते हैं मार्क्ड प्राइस, क्योंकि वो मार्क की थी उस पे। मार्किंग क्या होती है? आपकी जब पेपर पे चेकिंग होती है तो बोलते हैं मार्किंग हो गई है पेपर की। मार्क का मतलब क्या होता है? स्टैम्प उस पे, या एक प्राइस जो टैग पे प्राइस देखो, टैग प्राइस, लेवल प्राइस, मार्क प्राइस, ये सब एक बात है। अब उस प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं बेचा जा सका, कुछ भी वजह हो सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने, ब्रांड ने डिस्काउंट लगाया। डिस्काउंट लगाने की वजह से कमोडिटी की प्राइस कम हो गई और अफोर्डेबल हो गई। तो डिस्काउंट लगाने की वजह से जब कमोडिटी कम हो गई, तो आफ्टर डिस्काउंट प्राइस जो होती है उसको कहते हैं सेल प्राइस। क्या कहते हैं भाई? सेल प्राइस। तो सबसे पहली जो कीमत थी, जिस पे प्रोडक्ट को बेचने की नीयत थी बट बेच नहीं सके, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। फिर हमने दिया डिस्काउंट, उसके बाद जिस प्राइस पे एक्चुअली बेच सके उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये बात तो ऊपर वाले सिनेरियो में भी थी, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बिक जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। अच्छा, उस सिनेरियो में कॉस्ट का जिक्र था जो हमारी परचेज कॉस्ट थी, और इस सिनेरियो में मार्क प्राइस का जिक्र है। ये मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाती अगर उस पे कमोडिटी सेल हो जाती तो, लेकिन चूंकि किसी वजह से प्रोडक्ट नहीं बिका, अब उसको बेचने के लिए मार्क प्राइस को रिड्यूस करना पड़ा, वो मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं बन पाई। डिस्काउंट के बाद प्राइस कम हो गई, इसलिए जो प्राइस डिस्काउंट के बाद थी उस पे प्रोडक्ट बिक गया। उस पे बिक गया तो उसको कह रहे हैं सेलिंग प्राइस। और जो ओरिजिनल प्राइस थी, जो सोचा था जिस पे बेचेंगे, जो टैग प्राइस या मार्क प्राइस कहते हैं, या टैग प्राइस कहते हैं, या लेबल प्राइस कह देते हैं, वो प्राइस जो है मार्क प्राइस के नाम से मैथ्स का एग्जामिनर डिस्कस करता है, ठीक है। तो नाउ द मार्क प्राइस, द डिस्काउंट गिवन, एंड देन वी गेट द सेलिंग प्राइस। तो पता चला कि इस वाले सिनेरियो में मार्क प्राइस इज ऑलवेज द हायर अमाउंट। मार्क प्राइस हमेशा बड़ी अमाउंट होती है, और सेलिंग प्राइस उसके मुकाबले में छोटी होती है। तब जब सवाल ये ऊपर वाले सिनेरियो में श्योरिटी नहीं थी ना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से,
या कम है, प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो था, लेकिन यहाँ श्योरिटी है, यहाँ मार्क प्राइस इज ऑलवेज हायर देन द सेलिंग प्राइस। अच्छा, मार्क प्राइस एमपी एंड सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर रहे हैं, और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करें। अच्छा, डिस्काउंट की परसेंटेज भी निकालनी होती है। अब डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस निकालें या डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालें, अगर तो एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, उसको फॉलो करें। डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। लेकिन अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो उस केस में आपने मार्क प्राइस को डिनोमिनेटर में लेकर आना है। अच्छा, ये कैसे, किस बेसिस पे ये रूल डिसाइड हो रहा है? ऊपर आपने सर कहा कि अगर खामोशी है तो नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, और अगर नीचे वाले सिनेरियो में खामोशी है तो नीचे मार्क प्राइस आता है। एक लाइन आगे इंशाल्लाह लिखी हुई आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओल्ड स्लैश ओरिजिनल अमाउंट, जिसे कहते हैं अमाउंट बिफोर इंक्रीज डिक्रीज। अभी इंक्रीज डिक्रीज वाला सिनेरियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें रिवर्स वर्किंग भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो कॉमन एरर्स भी इंशाल्लाह डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। और मैंने जैसे आपको कहा कि इंशाल्लाह आपको मल्टीपल मेथड्स भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से लेकर चलना है चीजों को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद लेकर जाएंगे, यही मेरा टारगेट है कि जो ऑडियंस हमारी है उसको कुछ बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ वो लेकर जाए। तो परसेंटेज हमेशा ओल्ड या ओरिजिनल अमाउंट पर अप्लाई होती है। तो कॉस्ट वाले सिनेरियो में भाई कॉस्ट ओरिजिनल होती है, सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है भाई। हाँ चले, अब तो बिजनेस के कई मॉडल्स आ गए हैं, ड्रॉप शिपिंग है, मुख्तलिफ कमीशन मॉडल्स हैं, जिसके अंदर बाज़ औक़ात पहले सेल किया जाता है फिर जाके परचेज किया जाता है, लेकिन हमारे सिनेरियो में ऐसी बात नहीं होगी। हम एक नॉर्मल सादा ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिसमें कमोडिटी को पहले परचेज किया जाता है और उसके बाद उसको सेल किया जाता है। तो अगर परचेज किया जाता है तो पहले कॉस्ट होती है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात आती है। तो ओरिजिनल वैल्यू तो कॉस्ट प्राइस होती है, लिहाजा डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लेते हैं। अच्छा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले सिनेरियो में हमने सोचा होता है कि एक प्राइस पे हम प्रोडक्ट को बेचेंगे, फिर अनफॉर्चुनेटली उस प्राइस पे बिक नहीं पाता। तो जो प्राइस हमारे पे पहले होती है ना डिसाइडेड, वो तो मार्क प्राइस है, अब उस पे बिक नहीं सका, डिस्काउंट देकर जो नई प्राइस ऑब्टेन की वो सेल प्राइस है। तो ओरिजिनल वहां पर क्या बनी, ओरिजिनल के सिनेरियो में मार्क प्राइस। लिहाजा डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल प्राइस आती है। कॉस्ट वाले सिनेरियो में डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ली जाती है, और इस वाले सिनेरियो में मार्क प्राइस वाले सिनेरियो में डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क प्राइस को लिया जाता है, अगर एग्जामिनर की तरफ से खामोशी है तो। ये तो जनरल रूल है भाई, एक्यूरेसी का गाइडलाइन सीआई के सिनेरियो क्या कहता है, चाहे ओ लेवल्स का बच्चा हो या ए लेवल्स का, एक बात बताई जाती है, अगर आंसर नॉन एग्जैक्ट है, गिव नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर्स करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर तो खामोशी है, नॉन एग्जैक्ट को थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना, बट एंगल इन डिग्रीज को 1 डेसिमल प्लेस में देना। अगर खामोशी है, जनरल रूलिंग क्या है, नॉन एंगल्स के लिए नॉन एंगल्स के लिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, एंड एंगल इन डिग्रीज के लिए 1 डेसिमल प्लेस, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसका मतलब अगर एग्जामिनर कह रहा है मैं किसी सवाल में कोई बात मेंशन करूंगा तो फिर यू आर बाउंड टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। हाउएवर इफ आई एम साइलेंट, then the general accuracy guidelines as mentioned previously will apply. Similarly, over here, the general guidelines is we always take original amount in the denominator unless otherwise stated. ठीक है, ये एक बात आपके सामने वाजे हो जाती है। अब सवाल को सिनेरियो से डील करते हैं। डिस्काउंट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मिस्टर ए इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन्स। मिस्टर ए मोबाइल फोन सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, मार्क प्राइस इसका $2400 है, सेलिंग प्राइस $2000 है, डिस्काउंट हो गया है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालने की जरूरत है। इसी नॉलेज को अगर हम अप्लाई करें तो बहुत सिंपल है भाई, डिस्काउंट की निकालनी है परसेंटेज, और परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है डिस्काउंट, कितना है भाई डिस्काउंट, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया जाए। लिखना जरूरी नहीं है, 400 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने पूरा प्रॉपर लिख दिया, बेहतर होता है जितना प्रॉपर लिखें। 2400 माइनस 2000, ये आ गया आपका डिस्काउंट। टोटल, अब आप बोले नीचे कौन सी वाली अमाउंट लेनी है, छोटी वाली या बड़ी वाली, अरे भाई छोटी बड़ी का ताल्लुक नहीं है, ओरिजिनल वाली आती है, और वो मार्क प्राइस है, यानी कि वो कितनी है 2400, और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। क्यों भाई,
क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। कैलकुलेट कर लें जनाब। तो 400 डिवाइडेड बाई 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंटेज 50/3 आ रही है, नॉन एग्जैक्ट परसेंट आ रही है, ठीक है। अब अगर पेपर 1 का सवाल है तो आप क्या करेंगे पता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी आंसर नहीं देंगे। अक्सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पेनलाइजेशन हो जाती है। हाँ, मार्किंग स्कीम कहीं एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन कहाँ करती है और कहाँ नहीं करती, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। लिहाजा इसमें एग्जामिनर की तरफ से इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। मार्किंग स्कीम कभी तो बड़ी खुश दिल नजर आती है, मार्क्स दे देती है, और कहीं कहीं मार्क्स की पेनलाइजेशन का सबब बन जाता है। लिहाजा हमें कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। हम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वैसे रहने दे सकते हैं, इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। खासकर पेपर 1 है तो डेसिमल भी कर सकते हैं, बट वो और मुश्किल काम हो जाता है P1 में। लेकिन अगर हमारे पास कैलकुलेटर अलाउड है तो डेसिमल में देना आसान है, बट उस केस में कितनी एक्यूरेसी गाइडलाइंस है भाई? जनरल इंस्ट्रक्शन क्या बताई? नॉन एग्जैक्ट आंसर्स को प्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे देना। अच्छा, अगर तो उसकी यूटिलाइजेशन अगली किसी पार्ट में है, तो मैं हमेशा एक बात मेंशन करता हूँ, TSF में अगर आंसर निकाल निकाल रहे हो तो वर्किंग 5SF या उससे ज्यादा में करो। अब यहाँ तो इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं एक मेंशन करने की हद तक एक बात मैंने कहा, एक स्किल और सिखा दूं कि वर्किंग को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना चाहिए, ताकि अगले पार्ट में अगर उस आंसर को यूटिलाइज किया जाए तो 5SF वर्जन। 3SF वर्जन आगे पार्ट में यूटिलाइज नहीं करेंगे। 3SF वाला वर्जन जो है उसी पर्टिकुलर सवाल के अंदर आंसर में आप 3SF यूज करेंगे, बट उसकी वर्किंग अगर अगले पार्ट में यूज होगी तो फिर आप उसका हायर एक्यूरेसी यानी कि 5SF वाला वर्जन यूज करेंगे। सर 5SF जरूरी है या उससे ज्यादा कर सकते हैं? बेटा 5SF से कम मत करना, अलबत्ता 5SF से ज्यादा 6SF 7SF जितना लेना चाहते हो ले सकते हो। और यहाँ पर आप इसको भी एज आंसर पेश कर सकते हो, खासकर अगर पेपर 2 है यानी कि विदाउट विद कैलकुलेटर वाला पेपर है। और ये वाला भी आप आंसर पेश कर सकते हो, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, ये वाला आंसर हमेशा दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा भाई मेंशन किया कि आपने डेसिमल में निकालना है इन 3SF, तो फिर आपको सेकंड वाला देना होगा। अगर मेंशन किया था एग्जैक्ट वैल्यू देना, एग्जैक्ट वैल्यू देना, एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डेसिमल में राउंड ऑफ मत करना, तो फिर 16 होल 2/3% देते, ठीक है। तो ये अगर एग्जामिनर ने कुछ मेंशन किया तो उसको फॉलो करेंगे, और मेंशन नहीं किया भाई तो जनरल गाइडलाइंस जो है वो अप्लाई होंगी। और वो ये कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करके या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करके दे सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आंसर के तौर पे आपके सामने पेश कर दी हैं। ये दूसरा सिनेरियो डिस्काउंट वाला क्या सबको क्लियर है? एक दफा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा, इज एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यस, नीड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन। हाय का अनस परिवश रविया सब एक्नॉलेजमेंट दे दें, शाबाश। एक्नॉलेजमेंट इसलिए चाहिए ताकि पता हो कि ऑडियंस सो नहीं रही और बात समझ आ रही है, इसलिए जरूरी है एक्नॉलेजमेंट का लेना, ठीक है। आई ऑलवेज इंश्योर कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हर चीज को समझ रहे हो। मेरा एक विजन हमेशा से रहा, मैं हमेशा से एक बात सोचता और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह मेरे साथ 100 लोग पढ़ रहे हैं, 200 लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर तो एक फिजिकल क्लास की भी बात कर रहा हूँ कि अगर उसमें 100 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 200 लोगों तक भी केटर किया है, तो एक साथ, तो उसमें ये कि अगर 200 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं तो हर एक बच्चे को मेरी बात पहुंच जाए और उसको समझ आ जाए, इसकी मैं कोशिश भी करता हूँ और दुआ भी। लिहाजा वो एक्नॉलेजमेंट आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी कि हाँ भाई समझ आ रहा है, ठीक है। जी, परिवश की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, मैंने कहा परिवश की तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट आ जाए। अच्छा, परिवश आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। परिवश इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एक्नॉलेजमेंट दे दीजिएगा। बाकी सबने एक्नॉलेजमेंट दे दी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, ग्रेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब आए थे आगे की तरफ, ठीक है। अभी हमारे डिस्कस करने की चीजें बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी सी मुझे पेस रखनी पड़ेगी। परसेंटेजेस, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो इसका मैंने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि ओरिजिनल अमाउंट या ओल्ड अमाउंट डिनोमिनेटर में लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज के केस में अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऊपर और ओरिजिनल अमाउंट नीचे, और परसेंटेज में कर रहे हैं लिहाजा इंटू 100। और परसेंटेज डिक्रीज के केस में अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऊपर, ओरिजिनल अमाउंट नीचे और इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा अपनी टीचिंग फिलोसफी में फॉलो करता हूँ कि भाई बच्चों को किसी को भी कंफ्यूजन हो ना, जितना भी बेसिक सवाल आए, आप बच्चे की क्यूरी को डील करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपकी क्यूरी को डील करूंगा। अगर आपको लग रहा है ना कोई बेसिक सवाल आपके जहन में आ रहा है, आप पूछ लीजिएगा। आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि भाई मेरे साथ जो अटैच वाबस्ता लोग हैं ना, वो मेरे साथ एक सेशन ले रहे हैं या मल्टीपल सेशन ले रहे हैं, वो मेरी किसी मास्टर क्लास का पार्ट है या रेगुलर ग्रुप का पार्ट है, चाहे व्हाट्सएप पे उनकी कोई क्यूरी आ रही है या लाइव क्लास के अंदर आ रही है, कोशिश होगी इंशाल्लाह कि उस क्यूरी को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। क्योंकि
टीचर का असल काम यही है कि भाई बच्चे की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, वरना वो टीचर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोशिश मेरी रहेगी इंशाल्लाह। इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि जहां मसला आए, रेज हैंड करने का ऑप्शन मौजूद, चैट पे पूछने का ऑप्शन मौजूद, बिला झिझक सवाल पूछें, आपके मसले को करेंगे दूर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। परसेंटेज डिक्रीज के केस में जो है, परसेंट अमाउंट ऑफ डिक्रीज ऊपर आ जाती है, ओरिजिनल अमाउंट नीचे, और इनटू 100। और परसेंटेज इंक्रीज के केस में अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऊपर, ओरिजिनल अमाउंट नीचे, इनटू 100। अब आइए एग्जांपल दो देखते हैं, उस पर बहुत लर्निंग इंशाल्लाह आपके लिए छुपी हुई है। इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करते हैं, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है मिस्टर ए इज पेड, ये ए एक्स्ट्रा है। मिस्टर ए इज पेड अ सैलरी ऑफ $50,000 इन 2010। इस तरह के ना कई आपको पास पेपर में सिनेरियो मिलेंगे। ये जो एग्जांपल्स निकाले हुए हैं ना, इसका टारगेट दरअसल यही है कि आप पास पेपर के सवालात कर सकें। तो एग्जांपल्स के जरिए पास पेपर के सवाल करना इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मिस्टर ए इज पेड अ सैलरी ऑफ $50,000 इन 2010। His salary increases by 10% in 2011. Find his revised salary. अब देखिए, ये वो सिनेरियो जिसमें हमें फॉरवर्ड जाना है। 2010, 2010, और फिर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं 2011 की तरफ। ठीक है, इस सिनेरियो में फॉरवर्ड जाना है। अब फॉरवर्ड जाने के कई मेथड हैं, कुछ शॉर्ट है, कुछ लंबे हैं। अगर मैं सिनेरियो आपका माइंड परसेंटेज के सवाल में खोलना चाहूँ ना, अच्छा, ये जो मैं मेथड यहाँ पर लगाने वाला हूँ ना, कुछ नए मेथड्स, ये अक्सर अकाउंटेंट्स यूज करते हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, लिहाजा वो मेथड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एंड दैट इज वेरी वेरी कंफर्टेबली अप्लाइड इफ यू लर्न इट हाउ टू यूज इट। अगर आपको समझ आ जाए ना कि किस तरह से उसे अप्लाई करना है, देन यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय इट। तो इंशाल्लाह वो स्किल मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला मेथड तो भाई बिल्कुल सिंपल है, जो आप बचपन से देखते भी आए होंगे। सैलरी जब फॉरवर्ड जाने में तो टेंशन नहीं है, आसान है। 10% इंक्रीज हुआ है, 10%। अब बच्चों की प्रैक्टिस होती है कि परसेंटेज को गिवन अमाउंट पे अप्लाई करते हैं, और यहां पर ऐसा ही करना है। परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओरिजिनल अमाउंट। तो ये जो 10% दिया हुआ है ना, 10%, इसको आप अप्लाई करेंगे $50,000 पे, गिवन अमाउंट पे, तो आपके पास आ जाएगा 5,000। फिर आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि यार 50,000 सैलरी थी, 10% 5,000 आया, तो इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया? तो आपको फिर अमाउंट न्यू सैलरी आ जाएगी, रिवाइज सैलरी आपको निकालना आ जाएगी बआसानी। आप कहेंगे रिवाइज सैलरी तो क्या मुश्किल है? तो रिवाइज सैलरी के लिए आप $50,000 में 5,000 को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी $55,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर लॉक हो गया। 55,000 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 के थ्रू आ गया। अच्छा, मेथड 2 शॉर्टकट है बहुत ज्यादा। वो क्या कह रहा है? मेथड 2 ये कह रहा है भाई कि आप जो है ना, वो डायरेक्टली 110% निकाल लें। 100% वाली अमाउंट 50,000 है, और इंक्रीज वाली अमाउंट है 10%। लिहाजा डायरेक्टली 110% बन गया। राधे दिन के आप 10% अलग निकाल के 100% अमाउंट में ऐड करें, आप डायरेक्टली गिवन अमाउंट का 110% निकाल लें। तो मेथड 2 इज वेरी सिंपल। वो कह रहा है कि 50,000, जब मैं इसका 110% निकालूंगा, 110% को अगर मैं डेसिमल वैल्यू में करूं, तो 110/100 इज 1.1। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 भी कर सकता हूं मैं। अगर मैं यही कहूँ कि ये अमाउंट जो ये बेसिकली 1.1 वैल्यू है, ये 50,000 टू 1.1। अक्सर ना आपको मार्किंग स्कीम में शॉर्टकट नजर आएंगे, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, परसेंटेज में नहीं लिखा हुआ, तो ये शॉर्टकट होता है। तो 50,000 को अगर आप 110% यानी कि 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 110% का मतलब होता है 110/100, जो कि डेसिमल 1.1 बनता है, तो आपका डायरेक्ट 55,000 आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट 55,000 आ जाएगा जनाब। तो मेथड नंबर 1 के मुताबिक
आपको पहले परसेंटेज अप्लाई करनी पड़ी, फिर ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करना पड़ा, 2 स्टेप्स हो गए। और मेथड नंबर 2 के मुताबिक डायरेक्टली आपने 50,000 का 110% निकाला, तो ओरिजिनल अमाउंट 50,000 थी वो भी इसमें शामिल हो गई, और तो 10% इजाफी वो भी शामिल हो गई। बेसिकली 110% इज 100% प्लस 10%, तो एक साथ कैलकुलेट हो गया। और मेथड 3 जो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल नंबर 2 में। लेकिन सिनेरियो समझाने की हद तक हमेशा किसी एक मेथड को फॉलो करना चाह रहे हो, तो फिर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि भाई हमेशा ये जो मेथड 3 है ना, ये अकाउंटिंग वाली जो अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये बहुत बेनिफिशियल होती है बहुत से बच्चों के लिए। आप देखिएगा इसका, इस मेथडोलॉजी का जो फॉर्मेट है ना, वो ये है कि भाई सबसे पहले आप लिखेंगे ओल्ड वैल्यू। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू है 2010 की वैल्यू। फिर आप उसमें इंक्रीज या डिक्रीज का जिक्र करेंगे, और फिर आप उसके बाद 2011 की बात करेंगे। फिर आप दो कॉलम्स बनाएंगे, एक कॉलम आपका होगा परसेंटेज का, और एक आपका डॉलर का या पाउंड का, जो भी करेंसी इन्वॉल्व है उसका होगा। इस सिनेरियो के मुताबिक याद रखें, ओल्ड वैल्यू हमेशा 100% होती है। जैसे कॉस्ट प्राइस वाले मॉडल में, यहाँ कॉस्ट प्राइस वाला मॉडल भी लगा सकते हैं, ये वर्किंग कॉस्ट प्राइस वाले, डिस्काउंट वाले सबके लिए कर सकते हैं। अगर ये समझ आ गया ना, तो मैं वहां भी रेप्लिकेट करके बता सकता हूँ इस चीज को। तो 2010, 2010 इज द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड अमाउंट, ओल्ड ईयर, लिहाजा वो उसकी वैल्यू 100% होगी। परसेंटेज वाला कॉलम हम बहुत आसानी से खुद से फिल कर सकते हैं। इंक्रीज परसेंटेज दी हुई है 10, और 2011 की परसेंटेज हो जाएगी 110। अब देखिए परसेंटेज का कॉलम आपका पूरा फिल हो चुका है। डॉलर के कॉलम, इस मेथड इस मेथड की ब्यूटी ये है, इसमें आप कभी गलती नहीं करते। इस मेथड की ब्यूटी ये है कि इसमें गलती नहीं होती, इसमें बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है। अब आप देखें डॉलर वाले कॉलम में अभी मैंने कोई अमाउंट नहीं लिखी, लेकिन उसूल समझ लें। एग्जामिनर के गिवन सिनेरियो में, सवाल में डॉलर में से कोई एक ना एक अमाउंट मौजूद होगी। जो अमाउंट मौजूद है उसकी बेसिस पर आप बाकी दो अमाउंट्स निकाल सकते हैं यूनिटरी अप्रोच के थ्रू। तो दो, ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%, 2010 को 100% माना, इंक्रीज 10%, 2011 को 110%। डॉलर वैल्यू में कौन सी अमाउंट दी हुई है जनाब? 2010 की अमाउंट दी हुई है, तो उसके सामने लिखें। इंक्रीज की अमाउंट दी हुई है, ये भी उसी तरह, मिस्टर पेड इज पेड अ बेसिक सैलरी, मिस्टर इज पेड अ बेसिक सैलरी in 2010, and after that he got $5,000 increment. Find his revised salary in, and the percentage is 10%, जो इंक्रीज इन सैलरी है। रिवाइज सैलरी बताएं इसकी क्या है, पूछ सकता था भाई। अब ना ओल्ड सैलरी है ना न्यू सैलरी है क्या? परसेंटेज सैलरी में जो इंक्रीज आया है वो, और उसकी अमाउंट। अब ये सिनेरियो और टफ हो जाता है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह इसको करने में और मुश्किल होती है बच्चों को। तो उसका तरीका ये है कि अब मेथड नंबर 3 को फॉलो कर लिया जाए। अब मेथड नंबर 3 के मुताबिक 2010 की वैल्यू यहां पर गिवन है, विच इज $50,000। तो ये एक एक रो मुकम्मल हो चुकी है जिसमें परसेंटेज और डॉलर वैल्यू दोनों है। बस अब यहां से आपका गेम ऑन है। अब यहां से आपको चाहिए क्या, ये देख लें। वो कह रहा है रिवाइज सैलरी 2011 की है, लिहाजा 110% वाली पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दिया एक्स। अब एक वैल्यू, पॉसिबिलिटी तो ये है कि 100% अगर $50,000 के बराबर है, तो डिवाइड करके 1% निकाल लें, और फिर जिससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 100% वैल्यू $50,000 के बराबर है, तो क्या यहां से 1% निकल सकता है? 1% निकल सकता है? हाँ भाई निकल सकता है। कैसे? 1% है 50,000 डिवाइडेड बाय 100। सब यहाँ आपको थोड़ा फजूल लग रहा होगा कि सर इतना आसान मेथड मौजूद था, मेथड 2 और मेथड 3 क्यों करवा रहे हैं? मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि एक स्किल देना चाह रहा हूँ आपको, जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जहां मेथड 2 नहीं लग सकेगा ना, वहां भी काम आएगा। तो इसलिए सिखा रहा हूँ। तो 50,000 की जो 1% की जो वैल्यू है ना, वो 50,000 अपॉन 100 है, और यहां पर वो बन जाएगी 500 डॉलर, 500। अब आपको पता चल गया कि 1% $500 के बराबर है। अब आपको कोई कहता है अमाउंट ऑफ इंक्रीज बताओ, तो 500 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5,000 आ जाएगा। और आपसे कोई पूछता है भाई 2011 की अमाउंट क्या है ये बताओ, तो 2011 की अमाउंट जो है वो 110% है, 1% की वैल्यू मौजूद है। तो आप क्या करेंगे फिर? आप बोलेंगे अच्छा 110% की वैल्यू निकालनी है, तो 500 को आप 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दें जरा मल्टीप्लाई। 500 मल्टीप्लाई 110 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 55,000। तो आपका जो एक्स आ जाएगा दैट इज 55,000। अब एक तरीका ये कि आप 1% निकालें उसके बाद करें, और दूसरा तरीका ये नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन से किया होगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक आप इसको नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। 100x
इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110। और अगर कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, दोनों सूत्रों में अब आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा $55,000। तो मेथड 3 के भी मैंने आपको दो तरीके बता दिए करने के, कि एक परसेंटेज पहले निकाल लें, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 को x से और 50,000 को 110 से मल्टीप्लाई करें, और इसको फिर x को सब्जेक्ट बना के x का आंसर निकाल लें। ये मल्टीपल तरीकों से आपका एग्जांपल नंबर 1 मैंने सॉल्व करवा दिया है। होपफुली यहाँ पर सबसे आसान इस सिनेरियो में मेथड नंबर 2 था, लिहाजा इस तरह के सिनेरियो में आई विल आल्सो रिकमेंड मेथड नंबर 2। लेकिन ये मेथड 3 और मेथड 1 क्यों सिखाया, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर रहे। कोशिश हमारी होती है बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को चमकदार रखा जाए। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट शाइन होंगे, उतना ज्यादा कैम्ब्रिज में रिजल्ट लाना, ग्रेड लाना आसान होगा। इसलिए अक्सर बात हम ये कहते हैं कि हम ए स्टार के लिए नहीं, डिस्टिंक्शन के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि नॉलेज ऐसी देने की कोशिश है इंशाल्लाह कि लाइफ लॉन्ग लर्नर रहें। लाइफ लॉन्ग लर्नर तो हमें होना चाहिए, लेकिन एक लॉन्ग लाइफ तक हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जहन में रहें, ताकि हम बेसिक लेवल पे चीजों को डील कर सकें। क्योंकि तो वो सिनेरियो जो रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आता है, लिहाजा इसको तो अच्छी तरह सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 तीनों मेथड्स के थ्रू सवाल समझ आ चुका है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, चैट पे आप एक्नॉलेजमेंट दे दें, यस सर मेथड एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्लियर विद ऑल थ्री मेथड्स। ठीक है, अगर तीनों मेथड से है तो सिर्फ यस क्लियर भी लिख सकते हैं, और कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 की जाने बढ़ रहे हैं, जो और मजीद इंटरेस्टिंग है इंशाल्लाह। एक्नॉलेजमेंट दे दें भाई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हाई का भी ओके आ गया। रविया जी, रविया, रविया आप पूछ रही हैं कि मेथड नंबर 2 में 110 कैसे हुआ। ठीक है, देखिए 110 ऐसे हुआ बेटा कि मेथड नंबर 2 के मुताबिक हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाह रहे हैं कि मिस्टर ए की जो सैलरी बढ़ने के बाद आई है ना, वो निकालनी है। तो मिस्टर ए की बढ़ने के बाद सैलरी में उतनी अमाउंट तो मिस्टर ए को मिलेगी ही ना, जितनी लास्ट टाइम मिल रही थी। जितनी लास्ट ईयर मिल रही थी उतनी तो इस दफा मिलेगी ना। तो वो है 100% वैल्यू। वो कितनी वैल्यू है? 100%। और अब कमिंग ईयर 2011 से उसको 10% इजाफा भी मिलेगा। तो उसको 100% पुरानी वैल्यू मिलेगी और 10% नई वैल्यू मिलेगी। तो कुल परसेंट कितना मिलना शुरू हो जाएगी उसको 2011 से? 110%। तो 100% ओरिजिनल, 10% न्यू, कितना हो गया? 110%। 50,000 का अगर डायरेक्ट 110% निकाल लिया जाए तो $55,000 आ जाएगा, जिसमें वो अमाउंट जो पहले मिला करती थी वो भी शामिल हो गई, और जो मजीद इजाफी अमाउंट मिलने वाली है वो भी शामिल हो गई। तो इस तरह से ये 110% बन गया। चैने जी, मोस्ट वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं मिस्टर ए इज पेड अ बेसिक सेल। अब ये जो सिनेरियो है ना, देखें ये एग्जाम्पल नंबर 2, इसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं क्योंकि बच्चा इसमें अच्छे से अच्छा बच्चा गड़बड़ करता है, जिसको मैं कहता हूं भंड मारना। इसमें हम करते क्या है, जो गलती करते हैं ना, कॉमन एरर, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह, और आप गौर से सुनिएगा। मिस्टर ए is paid a basic salary of $80,000 in 2015. His basic salary in 2015 was an increase of 20% on his basic salary in 2014. अब हम यहाँ देखें कि 2015 की सैलरी $80,000 है। कैलकुलेट हिज बेसिक सैलरी इन 2014। अच्छा अब देखें, मैंने भी आप लोगों को बताया था ना कि इंक्रीज वाले सिनेरियो में 100% में 10% इजाफा कर देते हैं। अब यहाँ पर मिसाल है, यही सिनेरियो होता है, कहता है हिज सैलरी डिक्रीजेस बाय 10%। डिक्रीजेस होता तो क्या करते फिर आप? वही 10% निकाल के फिर 5,000 आता, 50,000 में माइनस कर देते तो 45,000 बन जाता। मेथड 1 में ऐसे कर लेते। ठीक है। अच्छा मेथड 2 में क्या चेंज करते कि 100% जो उसको मिल रहा था वो 100% नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 100% नहीं मिल रहा, बल्कि कितना मिलेगा? 100% माइनस 10%, कितना परसेंट मिलेगा? 90%। फिर आप मेथड 2 के मुताबिक 90% लगा देते, जिसको डेसिमल में 0.9 कहते, तो भी उससे 45,000 आ जाता।
और ये जो मेथड नंबर 3 है उसके मुताबिक यहाँ इंक्रीज के बजाय डिक्रीज लिखते, 2011 में परसेंटेज 110 के बजाय 90% आ जाती, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आंसर 45,000 आ जाता। राशि वजह सब बदल जाता फिर तो अगर फॉरवर्ड अप्रोच है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। फॉरवर्ड अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। इंक्रीज के केस में ऐड करते हैं, डिक्रीज के केस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेथड 2 के एप्लीकेशन में इंक्रीज के केस में 100% में उस गिवन परसेंट को ऐड करके नई परसेंटेज लेकर आते हैं, डिक्रीज के केस में 100% में गिवन परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट करके नई परसेंटेज लेकर आते हैं और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। और मेथड 3 में भी इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखते हैं और फिर नई परसेंटेज डिसाइड हो जाती है। तीनों मेथड आपके सामने मैंने डिक्रीज के हवाले से भी बता दिया। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा जाए तो 2015 की सैलरी मौजूद है और 2014 की नहीं पता। अब जरा चेक करें, 2014 2014 और एक है 2015। अब 2014 से 15 में नहीं जाना भाई, 15 से 14 में आना है, तो हम कहेंगे ये बैकवर्ड है। बैकवर्ड जाना है, हमें क्या आना है, बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड वर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ एक कॉमन एरर क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। बच्चा ये रियलाइज नहीं करता, बच्चा ये रियलाइज नहीं करता कि फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है। बच्चा एक बात जानता है, यूजुअली नॉर्मली बच्चे को कह रहा हूं क्या जानता है, वो ये जानता है, जब मैं एक क्लास में सिनेरियो समझाता हूं ना, ओरिजिनली जब मेरे लेक्चर्स चल रहे होते हैं, तो मैं ये सवाल पूछता हूं, सबसे ब्रिलियंट तरीन बच्चों से भी पूछता हूं, और वो भी इसमें ब्लेंडर मारते हैं। लिहाजा यहां पर कॉन्सेप्ट का फुकदान नजर आता है, क्योंकि ये सवाल इतना कॉमन है कि आप कोई भी पेपर मैथ्स का उठा लें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बैकवर्ड वर्किंग ना है। 99% केसेस में सवाल आपको मौजूद मिलेगा इसका जिसमें बैकवर्ड वर्किंग की टेस्टिंग एग्जामिनर जरूर करता है। लिहाजा इस एक कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लें, फिर जितने ज्यादा सिनेरियोज में आप वर्किंग करेंगे आपको इंशाल्लाह ये रीइंफोर्स होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है प्रैक्टिस जरूरी होती है, फॉर प्रैक्टिस वो आप इंशाल्लाह करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम टॉपिक समझाने के बाद उसके पास करवाएं और प्रॉब्लम्स भी लें और मल्टीपल क्वेश्चंस खुद से भी करवाएं, ताकि बच्चे का एक्सपोजर ज्यादा हो जाए। लेकिन अभी चूंकि अभी आप मेरे रेगुलर बैच का पार्ट नहीं है, इस वक्त हमारा फोकस है कि इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाए। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सिनेरियोज अगर हम सवाल डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के तो एक ही टॉपिक होगा, लिहाजा मल्टीपल चीजों को कवर करने के लिए एक एक एग्जांपल लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मिस्टर ए इज पेड अ बेसिक सैलरी of $80,000 in 2015, and his basic salary in 2015 was an increase of 20% on his basic salary in 2014। 2014 से 2015 के मुका 2014 से 15 में आते हुए सैलरी का इंक्रीज हुआ है भाई, ये पता चल गया। लेकिन अभी मसला ये है कि 2015 की अमाउंट तो पता है, $80,000, 2014 की नहीं पता। ऊपर वाले सिनेरियो में 2010 की पता थी, 2011 की नहीं पता थी, फॉरवर्ड जाना था। जब ओल्ड पता हो न्यू ना पता हो ना, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड जाना, आगे जाना, यूजुअली इसी तरह जाते हैं। और जब न्यू अमाउंट पता हो और ओल्ड ना पता हो, तो उसको कहते हैं बैकवर्ड वर्किंग, उल्टा जाना। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर परसेंटेज को डायरेक्टली आप अमाउंट पे अप्लाई कर देना, 20% ऑफ 80,000 निकाल लेना। अच्छा, फिर बच्चों को ये बात पता होती है कि यहाँ पर सिनेरियो के मुताबिक 2014 में सैलरी कम थी ना, तो 20% ऑफ 80,000 निकालेंगे। 20,000 ऑफ 20%, सॉरी 20% ऑफ 80,000 निकालें, क्या आएगा, $16,000 आएगा। और फिर बच्चे कहेंगे अच्छा 2014 में तो अमाउंट कम थी ना, तो 80,000 में 64,000 को माइनस कर दें, सॉरी 80,000 में 16,000 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 64,000। फिर पूछेंगे सर 64,000 आंसर है, और टीचर कहेगा नहीं बेटा, आंसर 64,000 नहीं है। क्यों सर, परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज को अमाउंट पे अप्लाई करते हैं ना। अब जो मैं बात कह रहा हूं सुनिए, परसेंटेज बेटा अमाउंट पे अप्लाई होती है, बट कौन सी वाली अमाउंट पे अप्लाई होती है ये तो सुन ले। परसेंटेज हमेशा परसेंटेज हमेशा डॉलर वाली अमाउंट पे तो अप्लाई होती है, लेकिन वो अमाउंट पे अप्लाई होती है जो ओल्ड हो। 20% अप्लाई होगी, लेकिन 2014 की अमाउंट पे अप्लाई होगी। क्या हमारा 2014 की अमाउंट है,
सर वही तो निकालनी है। तो बेटा फिर इस सिनेरियो में अगर तो आप वर्ड प्रॉब्लम को डील करना चाहते हो तो आपको 2014 की अमाउंट को एक्स लेना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे 20% ऑफ एक्स आप निकालेंगे, और फिर 20% ऑफ एक्स निकालने के बाद एक्स में उसको आप ऐड करेंगे, और फिर जाके आप इक्वेट टू 80,000 करेंगे। तो अगर तो कोई सिनेरियो नंबर 1 को डील करने का तरीका सोच रहा है, अच्छा यहाँ ना मेथड 1 ऊपर वाला काम करेगा ना मेथड 2, मतलब आप 20% ऑफ 80,000 में नहीं निकाल सकते, आप 120% ऑफ, अच्छा 120% तो कर ही नहीं सकते, आप बोले इंक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि 2014 में अमाउंट कम थी तो आप 100% में 20% माइनस कर देंगे। 80%, 80% ऑफ 80,000 निकालेंगे, उससे भी 64,000 आएगा। तो डायरेक्ट 80% लेकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप फिनोमेना गलत कर रहे हैं। वो ये कि आप परसेंटेज को न्यू अमाउंट पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 2015 वाली अमाउंट पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि परसेंटेज को 2014 की अमाउंट पे लगाना है। अब इसके दो मेथड जो हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम वाला सिनेरियो जिसमें वेरिएबल एक्स को इन्वॉल्व करेंगे, और एक मेथड नंबर 2 जिसको हम ये इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो पता चला ये वाली मेथड तो भाई विन विन परफॉर्मेंस है इस मेथड की, और ये विन विन ही करवाएगी आपको, और आपका हमेशा काम सही करवाएगी इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको सबसे पहले मेथड नंबर 1 से डिस्कस करता था कि कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या हो रहा है। भाई 2014 में एक अमाउंट थी जो ओल्ड अमाउंट थी, नहीं पता थी ना, आप उसको एक्स मान लें। तो लेट द 2014 अमाउंट बी $x। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे पता है? अब मैं इसको मेथड और मेथड 2 दोनों से कराता हूं। मेथड 1 के मुताबिक आप कहेंगे कि पहले हम 20% ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। जैसे ऊपर हमने 10% ऑफ 50,000 निकाला था, ओल्ड अमाउंट थी ना 50,000, या ओल्ड अमाउंट तो $x है ना, तो 20% ऑफ एक्स निकाल लें। अब 20% होता है 20/100 विच इज 0.2, ये 0.2x आ गया। कितना आ गया भाई? 0.2x आ गया। बिल्कुल मेथड 1 जो ऊपर किया है ना, उसी 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 को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर रिवाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिवाइज सैलरी कैसे आएगी? रिवाइज सैलरी ऐसे आएगी कि भाई जो एक्स अमाउंट दी हुई थी वो, और उसमें 0.2x मैंने ऐड कर दिया, तो रिवाइज सैलरी आ गई। और वो रिवाइज सैलरी कितनी है? वो रिवाइज सैलरी दी हुई है। ऊपर वाले सिनेरियो में रिवाइज सैलरी निकालनी थी ना, यहां पर रिवाइज सैलरी दी हुई है, कितनी है? 80,000। रिवाइज मतलब नहीं, न्यू। इसको यहां पर रिवाइज के बदले न्यू कर देते हैं, ऊपर लिखा था ना फाइंड द रिवाइज सैलरी। तो यहां हम कह देते हैं कि अगर मैं न्यू सैलरी निकालना चाह रहा हूं ना, न्यू या रिवाइज, चल रिवाइज ही रहने देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। रिवाइज निकालना चाहता हूं ना, तो मैं $x में 0.2x को ऐड करूंगा, 20% को ऐड करूंगा। ऊपर भी तो यही किया था, 10% हमने ओल्ड पे निकाला था, फिर जो अमाउंट आई थी उसको ओरिजिनल में ऐड किया था। ओल्ड में 10% ओल्ड पे लगा के जो अमाउंट आई उसको ओल्ड में ऐड किया था। यहां पर भी यही किया, ओल्ड चूंकि नहीं पता थी उसको एक्स मान लिया, तो 20% ओल्ड अमाउंट यानी कि एक्स का निकाला, और ओल्ड यानी कि एक्स में उसको ऐड कर दिया। अब ये आपका 1.2x बन गई, और रिवाइज सैलरी यहां पर ऑलरेडी पता है, वहां निकालनी थी, यहां पर रिवाइज सैलरी पता है 1.2x। यहां से आपके पास x आंसर आ गया, एंड दैट इज 80,000 डिवाइडेड बाय 1.2। 80,000 डिवाइडेड बाय 1.2, जो कि 64,000 नहीं है, बल्कि ये आपका आ रहा है 66,666.667 आ रहा है, अगर मैं पूरी वैल्यू लिख दूं तो। लेकिन आपका उसूल होता है कि आप नॉन एग्जैक्ट आंसर को TSF में देते हैं, तो आप इसको कह देंगे $66,700। अच्छा एक बात मैं आपको बताते चलूं कि एग्जामिनर जो आपका है ना वो लीनियंट है, ओ लेवल्स का, IGCSE का भी, कि अगर आपने पूरी वैल्यू भी छोड़ दी ना, 66,666.66667, तो भी एग्जामिनर ये देखेगा कि आपका आंसर सही है। तो अगर आपका आपने मोस्ट एक्यूरेट आंसर दे दिया अपने मुताबिक, सारे डेसिमल लिख दिए, तो भी आपके आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वो देखेगा राउंड ऑफ होके 3SF में इतना बनता है या नहीं, खुद राउंड ऑफ करके देख लेगा। तो यहां पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि आपको जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो 3SF में करने की है, लिहाजा आप 3SF में जरूर ब जरूर करेंगे। तो ये मेथड 1 के मुताबिक आपका हो गया। ये मेथड ऊपर से मैच करने की कोशिश करें, ऊपर आसान इसलिए था कि ऊपर ओल्ड अमाउंट थी और नीचे ओल्ड अमाउंट नहीं थी, इसलिए मुश्किल हो गया। अच्छा इसको मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 क्या कह रहा था?
100% में 10% को ऐड किया, 110% आया, और ओल्ड अमाउंट पे 110% को अप्लाई कर दिया। अब वहां ओल्ड अमाउंट चूंकि गिवन थी तो उसको लिख लिया। यहां यही वाली बात रेप्लिकेट करें, 100% इंक्रीज 20% का कितने परसेंट हो गया, 120%। जैसे ऊपर 110% था, यहाँ 120% हो गया। लेकिन यहाँ ओल्ड नहीं पता, तो ओल्ड क्या, एक्स। तो लिखिए आप एक्स मल्टीप्लाई बाय 120%। वहां पर ओल्ड क्या था, 50,000, यहाँ पर क्या एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई 120% इज इक्वल्स टू न्यू अमाउंट। वहां पर ओल्ड थी तो परसेंटेज लगाने के बाद न्यू आई थी, हमने निकाली थी। लेकिन यहाँ ओल्ड पे 120% लगाने के बाद न्यू अमाउंट हमें पता है, उसने दे दी है। कितनी दी है, 80,000। एक्स मल्टीप्लाई 120% इक्वल टू 80,000। यहां से अब एक्स निकालने के लिए 80,000 डिवाइडेड बाय 120% कर दें, और 120% को 1.2 कहते हैं। तो आप वही बात हो गई, ऊपर भी ये हुई थी, 80,000 डिवाइड बाय 1.2 आपका आंसर आ गया। एंड अगेन द राउंडेड ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू बी 66,700। ठीक है, मेथड वन मेथड टू दोनों बिल्कुल वही मेथड जिन्होंने ऊपर किए थे, बस फर्क क्या आ रहा है, ऊपर ओल्ड गिवन थी, न्यू निकालनी थी, नीचे ओल्ड अननोन है, न्यू गिवन है। और मेथड नंबर 3 को अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बात हमें और क्लियर हो जाएगी। और वो मेथड क्या है, सर 2014 ओल्ड है, उसके बाद आया इंक्रीज, 2015 जो है वो न्यू है। सर आपने कहा था दो कॉलम बनाने, बिल्कुल, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम डॉलर का। फिर आपने सर कहा था कि परसेंटेज वाला कॉलम ना फिल कर लिया करें। और आपने ये बात कही थी कि ओल्ड अमाउंट इज ऑलवेज 100%। बिल्कुल ठीक, 2014 की अमाउंट 100%, इंक्रीज 20%, 2015 की अमाउंट 120%। फिर आपने कहा था सर डॉलर अमाउंट में किसी की एक की भी डॉलर अमाउंट होगी तो बाकी दोनों की निकाल, बाकी सबकी निकाल सकेंगे। तो 2014 या इंक्रीज या 2015 में किसकी डॉलर अमाउंट पता है, तो हमें 2015 की डॉलर अमाउंट पता है जो कि $80,000 है। अब सिनेरियो को कंपेयर करें तो ऊपर 2010 यानी कि ओल्ड की डॉलर वैल्यू पता थी, जबकि यहाँ 2015 यानी कि न्यू की डॉलर वैल्यू पता है। और निकालने किसकी है, ओल्ड की, तो यहाँ एक्स आ गया। और फिर वही बात कि 1% की वैल्यू निकाले, 120% अगर 80,000 है तो 1% निकाल लें, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 120x इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर आप डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 80,000 multiplied by 100 divided by 120, and from here as well you are going to get $66,700। तो ये तीनों अप्रोचेस के थ्रू, जो मैंने तीनों अप्रोचेस ऊपर इस्तेमाल की थी, एग्जैक्ट तीनों अप्रोचेस मैंने नीचे भी इस्तेमाल कर ली हैं। एग्जैक्टली तीनों अप्रोचेस मैंने इस्तेमाल करके आपको समझा दिया है। बस फर्क किया था कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको फॉरवर्ड जाना था, ओल्ड गिवन थी, न्यू निकालनी थी, और मेथड नंबर 2 में बैकवर्ड आना था, न्यू गिवन थी, ओल्ड निकालनी थी। ये सिनेरियो का चेंज था, जिस सिनेरियो की चेंज की वजह से ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अलबत्ता जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको सवाल समझ आ रहा है, वो सही तरीके से कर सकता है। तीनों मेथड दोनों एग्जाम्पल्स के आपके सामने रख दिए हैं। और नीचे एक बात लिखी हुई है, परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओल्ड अमाउंट। इसीलिए हमने 20% को 80,000 पे नहीं लगाया, क्योंकि 80,000 वाज द न्यू अमाउंट। जबकि इंस्ट्रक्शन क्या है, परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ओल्ड स्लैश ओरिजिनल अमाउंट विच इज द अमाउंट बिफोर इंक्रीज और डिक्रीज। अमाउंट बिफोर इंक्रीज या डिक्रीज को ओल्ड या ओरिजिनल अमाउंट कहते हैं। परसेंटेज हमेशा उस अप्लाई वैल्यू पे अप्लाई होती है। एंड ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज द 100% वैल्यू। इसीलिए आप देखें, यहाँ 2010 को 100% माना था, और यहाँ 2014 को 100% माना है। ओल्ड वैल्यू इज ऑलवेज 100%। मुझे एक्नॉलेज करें कि दोनों एग्जांपल्स, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 क्लियर है। एग्जांपल 2 वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफा आता है और बच्चे इसमें मार्क्स खो देते हैं। सो आई जस्ट रियली वांट कि मैं आपको सही तरीके से ये अप्रोच बताऊं, तो मुझे एक्नॉलेज करें। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? क्या बात यहां तक सबको समझ आ रही है? कुछ पूछना है तो बता दें, पूछ लें, रेज हैंड कर लें, या चैट पे एक्नॉलेजमेंट दे दें। इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, रवीहा भी क्लियर है, परिवश भी क्लियर है, और हाइका का जो है वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आई।
नहीं है का। अगर हम 20 को 100 से माइनस कर देंगे तो 80% बन जाएगा। ये सिनेरियो गलत हो जाएगा और आपका एरर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा पहले, आपका आंसर 64,000 आएगा, जो कि गलत आंसर है। ये आपको इसलिए नहीं करना कि परसेंटेज हमेशा जो ओरिजिनल वाली परसेंटेज है, यहाँ पर अगर आप 100 और यहाँ 20 लेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 से डिक्रीज आके 2015 में आए हम। अगर ये 120 और ये 80 होता ना, आप ऐसे कर देते, तो फिर आपकी जो अमाउंट आ रही है ना, वो 100% आपकी 64,000 आएगी। तो आपको नहीं करना माइनस। माइनस तब करते जब डिक्रीज होता, जबकि सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है 100% में 20% को ऐड ही करना होगा। बस ये समझ लें कि यहाँ 100% वाली वैल्यू नहीं पता, बल्कि इंक्रीज के बाद यानी कि 120% होने के बाद वाली वैल्यू पता है। 20% ऐड होने के बाद वाली वैल्यू पता है। यही तो फर्क है मेन। अगर 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो यही तो वो कॉमन एरर है जिसका करने का मना कर रहा हूँ। ठीक है, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। अब हमारा सिनेरियो आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। अब जरा गौर से इसको सुनते हैं इंशाल्लाह, ताकि ये वाला सिनेरियो भी हमें समझ आ जाए। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है, इससे मैं पहले एक बात बता दूं कि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से। ये बैंकिंग का निज़ाम, इंटरेस्ट का जो निज़ाम है, जिसमें हमारा दीन हमें कहता है कि अल्लाह और रसूल से जंग है। जो सूद का लेन देन करेगा वो अल्लाह और रसूल से जंग करेगा। लिहाजा इंटरेस्ट का लेना, इंटरेस्ट का देना, ये सब चीजें जो है हमारी शरीयत में ममनू हैं और हमें इससे बचना चाहिए। अलबत्ता इसकी नॉलेज लेना, इसको समझना कि ये क्या है, और फिर इस नॉलेज की दूसरों के सामने इस बात को बयान करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इस वक्त लर्न कर रहे हैं और ये हमारे सिलेबस का मुतालबा है, लिहाजा इसको हम सीखेंगे। बट ये समझना जरूरी है कि इस चीज में हम खुद मुब्तला नहीं होंगे, अलबत्ता इसको हम समझेंगे जरूर। अब इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई अमाउंट, यूजुअली बैंकिंग के रिलेटेड है, बैंक से हम गए, हमारा स्पेयर मनी पड़ी हुई है, पैसे ज्यादा हैं, हमने बैंक में जाके अकाउंट में खोलवाया और पैसे रखवा दिए। पैसे रखवाए तो बैंक हमें हर साल कोई परसेंटेज देगा, 15% इंटरेस्ट चल रहा है, 10% चल रहा है, 20% चल रहा है, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट की दो पॉसिबिलिटीज हैं। जब हम पैसे रखवाने जाएंगे, हमसे बैंकर पूछेगा, मैनेजर पूछेगा, बैंक मैनेजर या जो भी ऑपरेशनल मैनेजर या जो भी अकाउंटेंट होगा उस वक्त मौजूद, वो हमसे पूछेगा "भाई, आपको क्या करना है"। जो बैंकर होता है, फ्रंट डेस्क मैनेजर, वो आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो हम कैसे बता सकते हैं? हमें तो वैसे खुलवाने जाना नहीं है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? हमें ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो जनाब, सिंपल इंटरेस्ट जो है, इसके अंदर ये होता है कि जो परसेंटेज है ना, जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होती है, फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट पे अप्लाई होती है। वो प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियली जो डिसाइड हो जाती है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, और परसेंटेज हर साल उसी अमाउंट पे अप्लाई होती है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस के अंदर प्रिंसिपल हर साल रिवाइज होता है। और कैसे रिवाइज होता है ये मैं आपके सामने बात रखूंगा। पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट वाली बात आपके सामने रख देता हूँ। आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा होगा, पीआरटी अपॉन 100, बचपन से रट्टा लगा रहे हैं। पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100। कुछ समझ आए ना आए, ये फॉर्मूला जरूर याद होता है बच्चों को। सर सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100 होता है। बच्चे सी है ना, आपको यही बोलेंगे। क्यों भाई? क्योंकि किताबों में उन्होंने पढ़ा ही है, पीआरटी अपॉन 100। अब पी क्या है, पहले ये समझें। पी इज द प्रिंसिपल। व्हाट इज आर? आर इज द रेट। व्हाट इज ए? सॉरी, व्हाट इज टी? टी इज द टाइम। एंड व्हाट इज ए? ए इज द अमाउंट। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, और फिर मैं इस पीआरटी अपॉन 100 को ब्रेक करके इसके कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने इंशाल्लाह डिस्क्लोज करता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे हम। एक साथ दोनों को नहीं समझ सकते। पहले सिंपल इंटरेस्ट को एक दफा हम रीइंफोर्स कर लेते हैं। यकीनन आप लोग जानते होंगे इंशाल्लाह, एक रीइंफोर्समेंट भी आप लोग के लिए। तो पी इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होती है? प्रिंसिपल इज अमाउंट इन्वेस्टेड और बोरोड। अगर आप बैंक गए और आपने बैंक में जाके अकाउंट खुलवा के पैसे रखे, तो आपने बैंक में अमाउंट इन्वेस्ट की। या आप समझ लें कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी, दूसरा दोस्त उसकी मदद कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है।
तो जब वो पैसे देने वाले जो बंदा है वो लेंडर है, लेंडर, लेंडिंग, someone who is lending is the lender or investor, and someone who is taking the money is called the borrower. तो लेंड, लेंड करना, बोरो करना, एक बंदा लेंड करता है, दूसरा बोरो करता है। कैन यू प्लीज लेंड मी अ पेंसिल? तो जो लेंड करने वाला है वो मुझे पेंसिल देगा, और मैं बोरो कर रहा हूं, मैं पेंसिल लूंगा। बोरो करने वाला लेता है, लेंड करने वाला देता है। लेंड करने वाले को इन्वेस्टर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को कहा जाता है जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रही हो या बोरो हो रही हो। अगर मैं $1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं तो अगला बंदा $1 लाख बोरो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार जो है ना सिनेरियो में बोरो का वर्ड यूज नहीं होता, इन्वेस्ट का वर्ड यूज होता है, क्योंकि बैंक को अगर जाके हम पैसे देंगे तो बैंक ये नहीं बोलेगा हम बोरो कर रहे हैं, बैंक बोला हम तो आपको बेनिफिट देंगे, हम तो आपके इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टी है, वो इन्वेस्टी है आपका। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट या बोरो की जाए। रेट जो है, ये वो रेट है परसेंटेज में डिसाइड हुआ, 10%। आपने सुना होगा काइबोर, काइबोर जो एक रेट है, कराची इंटरबैंक ऑपरेटिंग रेट। तो काइबोर चल रहा होता है। ठीक है। अब वो उस पर्टिकुलर रेट के मुताबिक बैंक वाले जो है वो फिर अमाउंट वगैरह दे रहे होते हैं। तो अभी हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, हम रेट की बात करते हैं। तो रेट इज द परसेंटेज दैट इज बीइंग ऑफर्ड। अच्छा, अब ये समझने के रेट पर एनएम भी होता है, पर मंथ भी होता है, पर डे भी होता है। और टाइम जो है, भाई कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपने अकाउंट खुलवा के पैसे रखवाए, बैंक वाला पूछेगा कितने टाइम के लिए रखवाना चाहते हो, आप बोलोगे 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। यू हैव टू मेंशन द अमाउंट, राइट? तो वो टाइम हो गया ईयर्स में, मंथ्स में या डेज में। अब ये बात समझ लें कि अगर एग्जामिनर रेट पर एनम दे रहा है तो टाइम को ईयर्स में लेना होगा। तो पर एनम को आप ईयर्स से मैच करें। अगर पर एनम है तो रेट पर एनम है तो टाइम ईयर्स में। रेट अगर पर मंथ है तो आपका टाइम जो है मंथ में। और रेट अगर पर डे है तो टाइम आपका डेज में। ये आप बहुत एग्जैक्टली याद रख लें कि पर एनम है रेट तो टाइम ईयर्स में होगा, पर मंथ है तो टाइम मंथ्स में होगा, पर डे है तो टाइम डेज में होगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेट पर एनम हो और टाइम मंथ्स में लिया जा रहा हो, या रेट पर मंथ हो और टाइम ईयर्स में लिया जा रहा हो। तो वी हैव टू मेक इट कंसिस्टेंट। दोनों का यूनिट हम सेम कर देंगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि पर एनम और ईयर्स की बात हो रही होती है, टाइम ईयर्स में और रेट पर एनम में। बट अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी हो तो उसको सेट करना है। ये कई सवालात इसके हम करवाते हैं बाज औकात, लेकिन यूजुअली बुक वगैरह के अंदर ज्यादा होते हैं। 5 से में इस तरह के सवालात आपको कम ही मिलते हैं, और ज्यादातर आपको टाइम ईयर्स में और रेट पर एनम ही आपको नजर आता है। क्योंकि इसमें इवन द सिलेबस, द कैम्ब्रिज सिलेबस इज आल्सो मेंशन्ड, उसमें एनएम वगैरह का और एयर्स वगैरह का जिक्र, अगर मैं स्पेसिफिकली कंपाउंडर्स की बात करूं उसमें भी उसने इन्वेस्ट एनएम का वर्ड ही यूज किया हुआ है, एयरली की बात ही की हुई है। बट बुक्स में आपको हर किस्म के सवालात मिल रहे होते हैं, इसीलिए आप जहन में रखें कि आपकी यूनिट की कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। और 5 पेपर के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि आपको एक चीज पर एनएम में दी हुई है और दूसरी चीज आपको मंथ्स में दी है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए कन्वर्जन इज वेरी एसेंशियल। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, वो अमाउंट जो इन्वेस्ट या बोरो की जाए। रेट वो परसेंटेज जो आपको बैंक ऑफर कर रहा है, या अगर आपने दोस्त को पैसे दिए हैं तो बैंक दोस्त आपको एक परसेंटेज ऑफर कर रहा है। टाइम क्या है, वो टाइम जिसके लिए वो अमाउंट बोरो या कितने ईयर्स के लिए अमाउंट बोरो या लैंड की जा रही है। अमाउंट क्या है, ये अमाउंट, भाई जब एक अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है उस पर हर साल परसेंटेज मिल रही है तो वो अमाउंट बढ़ेगी ना। क्या वो ओरिजिनल प्रिंसिपल रहेगा, $1 लाख लगाए तो $1 लाख ही रहेंगे, नहीं ना, बढ़ेंगे ना। तो बढ़ने के बाद वाली जो अमाउंट है उसको कहते हैं अमाउंट। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। तो ये जो है ना, कभी कभार ये गुड नोट्स का ग्लिच आ जाता है भारत, चले यार, ज्यादा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, एक फाइल ही बंद हुई है। ठीक है। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे कि कभी कभार जो है, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100। और इसका फॉर्मूला PRT अपॉन 100 कैसे आया ये जरा समझे हम। प्रिंसिपल को, भाई मिसाल है कि $1 लाख प्रिंसिपल है, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई हो रही है। ठीक है। अब वो परसेंटेज कितने परसेंट अप्लाई हो रही है, 10% अप्लाई हो रही है। सवाल को देख के समझ में आएगा हमें। तो मिस्टर ए इन्वेस्ट $100,000 इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही हैज इन हिज बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। अब हम यहाँ पे नोट करते जाएं कि ये 100,000 क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है। 10% क्या है आपका पर एनम जो है, ये आपका रेट है।
फिर आपसे अमाउंट पूछिए, ये आपकी अमाउंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, रेट एंड अमाउंट, और आपसे 5 ईयर्स का आपको टाइम दिया हुआ है, ये आपका टाइम है। अब आप टाइम की और रेट की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। टाइम आपका ईयर्स में है, रेट आपका पर एनम में अलाइंड है, टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा आप जरा सोचें, $1 लाख पे 10% मिलेगा हर साल, तो नॉर्मल जो परसेंटेज जिसको कुछ नहीं पता सिमरन उसको, वो क्या करेगा? तो उसको कोई फॉर्मूला नहीं पता, मैं कहता हूं फॉर्मूला भूल जाए, पीआरटी अपॉन हंड्रेड, कॉन्सेप्ट सोचें। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि आपको हर साल $1 लाख पे 10% मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगी, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगी। तो $1 लाख पे आपको, $1 लाख पे आपको 10% मिलेगा, $1 लाख पे आपको 10% मिलेगा। तो $1 लाख पे 10% मिलेगा भाई, तो 10% आप लिख दें, 10%। $1 लाख पे 10% कितने साल में मिलेगा? एक साल में, पर एनम, 10% पर एनम, एक साल की अमाउंट आ गई। अब ये कितने साल तक मिलेगा? सर हर साल यही अमाउंट मिलेगी, हाँ ना, सिंपल इंटरेस्ट में होता ही ये है। $1 लाख का ही 10% मिलेगा हर साल, कितने साल तक मिलेगा? 5 सालों तक, इंटू 5। नॉर्मल बंदा जिसको फॉर्मूला का कुछ नहीं पता, वो क्या करेगा? $1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई करेगा, एक साल का इंटरेस्ट आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 सालों का निकाल लेगा, ऐसे ही करेगा। यहां से उसका आंसर आ जाएगा $50,000। अब जरा चेक करें, ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है भाई? रेट। यहाँ तो R/100 लिखा हुआ है, हाँ बच्चों, 10% का मतलब 10/100 ही तो होता है। तो आप भी इसको चेंज कर देते, 10% आपने लिखा था, इसको हम 10/100 कर देते, बल्कि रहने देते हैं परसेंटेज, क्या फर्क पड़ता है। तो 10% जो है ये 10/100 है, और ये 5 क्या, ये टाइम है। तो प्रिंसिपल जो है वो 100,000, परसेंटेज 10%, तो 10/100, और टाइम 5, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई नॉर्मल परसेंटेज वाला बंदा जिसको फॉर्मूला नहीं पता, वो भी तो यही करेगा, प्रिंसिपल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके एक साल का निकालेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करके टोटल निकाल लेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला PR/100 देखें, दरअसल ये P मल्टीप्लाई बाय R/100, ये परसेंटेज जो 100 लिखा है, ये परसेंटेज हटने की वजह से, और टाइम। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये है फॉर्मूला, असल कॉन्सेप्ट ये है। यहां से जब P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T है, तो ये न्यूमरेटर में ले लिया, तो PRT हो गया। और ये जो 100 है, जो परसेंटेज का 100 था, जो रेट का 100 था बेसिकली, ये नीचे आ गया। तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होके बन गया PRT/100। तो अब आप फलसफा समझे कि PRT/100 के पीछे बैकग्राउंड पे कॉन्सेप्ट क्या है। P मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और रेट चूंकि परसेंटेज में था तो अपॉन 100, और इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये सिंपल लफ्जों में PRT/100 बन गया। अच्छा जी, अब सिंपल इंटरेस्ट तो $50,000 है। अब जब बैंक बंदा जाएगा, मिस्टर ए बैंक जाएगा वापस लेने के लिए, तो बैंक उसको कितने पैसे देगा, या 5 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? भाई $1 लाख तो उसने लगाए थे ना। अब 5 साल छोड़ने के बाद वो अमाउंट इजाफे होकर $50,000 हो गए। अब हमारी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये, चले इसकी बात बाद में करते हैं, पहले अमाउंट की बात करते हैं। तो $100,000 है, 50,000 इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारा $150,000 हो गया। तो अगर आपसे पूछा हुआ है कि उसके बैंक अकाउंट में कितनी डॉलर्स अमाउंट है, तो आप बोलेंगे $150,000 है। द अमाउंट इज $150,000, $1,50,000। दिस इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गिव, ठीक है। अगर आपसे पूछा कैलकुलेटर सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 50,000 होता। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है अमाउंट, तो आप 100,000 में 50,000 को ऐड करेंगे, तब जाके आपको अमाउंट का पता चलेगा। सो इट्स $1,50,000। मुझे बताएं, क्या हमें सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल नंबर 1 सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक एक्नॉलेज करें तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉन्सेप्ट है अगला भी, एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज ऑल गुड एंड क्लियर टू एवरीवन? ओ, डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या नेट का मसला हो गया था? मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई टाइम शॉर्ट है हमारे पास। वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह अनस, अगर ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इंशाल्लाह इसकी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखकर कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह।
ताकि आगे कंपाउंड इसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो ये बस रिपीट हो सकती है इंशाल्लाह, लेकिन पूरा रिपीट करना मुश्किल होगा थोड़ा। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें, हमने बात ये की कि भाई अमाउंट कितनी है। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया था $50,000, उसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दिया, तो हमारे पास $150,000 आ गया। अच्छी तरह मैंने PRTA सब कॉन्सेप्ट समझा दी। अब अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब जाएं, तो अगला एग्जाम्पल है मिस्टर ए बोरोज। तो पहले मिस्टर ए इन्वेस्टर था, सिनेरियो 2 में मिस्टर ए बोरोवर है। तो मिस्टर ए borrows $50,000 from Mr. B at a simple interest of 1.2% per month। अब यहाँ देखिए पर मंथ लिखा हुआ है। फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ 3 years। अब अगेन बात वही है कि मिस्टर ए को 3 साल बाद कितनी अमाउंट पे करनी पड़ी। अब यहाँ आप एक बात नोट करें कि यहाँ टाइम जो है वो ईयर्स में दिया हुआ है, और यहाँ रेट जो है पर मंथ दिया हुआ है। तो अब ये तो इनकंसिस्टेंसी है। आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक ऑप्शन ये है कि आप ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि इस पर मंथ को पर ईयर में कन्वर्ट करें, पर एनम में कन्वर्ट करें। दोनों ऑप्शंस आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कंसिस्टेंसी के लिए बताया था कि रेट अगर पर एनम है तो टाइम ईयर्स में, रेट पर मंथ है तो टाइम मंथ्स में, रेट पर डे है तो टाइम डेज में, अलाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले मेथड नंबर 1 के थ्रू करके बताऊं, तो बोरो या लेंड की हुई अमाउंट या इन्वेस्ट की हुई अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल $50,000 है। तो अगर हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो $50,000 प्रिंसिपल है। ठीक है। फ्रॉम मिस्टर बी एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1.2% पर मंथ। रेट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर पीआरटी अपॉन 100। अब पीआरटी अपॉन 100 निकला कैसे, मैंने समझा दिया। अब उसको अप्लाई करते हैं। पी इज प्रिंसिपल, रेट इज 1.2%, राइट। तो दिस रेट इज पर मंथ वाला। इसको पर ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, पर एनम का रेट आ जाएगा। तो प्रिंस पी आर, ये आपका रेट है 1.2 इंटू 12, और टाइम कितना है 3। अब देखिए, क्योंकि टाइम आपने ईयर्स में लिया, तो आपने रेट को भी पर ईयर कर दिया मल्टीप्लाई बाय 12 करके। पी आर टी अपॉन 100। वो 100 आपको पता है रेट का 100 है, लेकिन हम जनरली पूरे के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। यहां से आप कैलकुलेशन कर लें। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, क्या आ रहा है, $21,600। ठीक है। फिर आपको निकालना क्या था, टोटल अमाउंट। अमाउंट निकालनी है। अमाउंट के लिए आप क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है 50,000, उसमें आप 21,600 को ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 71,600। $71,600, ये आपकी अमाउंट आ गई। अच्छा, अब जो मेथड 2 में आपको कह रहा था, उसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। बस एक बात मैं मेंशन करना चाह रहा था, वो मैं आपके सामने कर देता हूं, कि मेथड नंबर 2 में हम रेट को 1.2% ही रहने देंगे, यानी कि पर मंथ ही रहने देंगे। तो हम टाइम को इन मंथ्स में कर देंगे। तो 3 साल है, तो हर साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने, 3 साल में कितने महीने होंगे, 36। कैसे आएंगे, 3 years मल्टीप्लाई बाय 12 months पर ईयर, 36 months। तो मैंने रेट को पर मंथ रहने दिया, बट टाइम को मंथ्स में कर दिया। आप देखें, ये आपका रेट, ये पर मंथ है। तो ये आपका जो टाइम हो गया, ये मंथ्स में हो गया। यहाँ आप देखें, ये आपका टाइम जो है वो ईयर्स में था, तो ये आपका पर एनम रेट हो गया। अब अगर हम नेट इम्पैक्ट देखें, तो 1.2 इंटू 3 दोनों जगह नजर आ रहा है, इंटू 12 भी दोनों जगह नजर आ रहा है। बस फर्क ये था कि एक जगह 1 इंटू 12 हमने रेट के अंदर किया था, पर एनएम कन्वर्ट करने के लिए, और एक जगह हमने 12 को मल्टीप्लाई किया था ईयर्स में, 3 years से, ताकि वो ओवरऑल टाइम मंथ्स में हो जाए। तो ओवरऑल इंपैक्ट देखिए, 50,000 मल्टीप्लाई 1.2 इंटू 12 इंटू 3, वही चार नंबर यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। तो नेट इम्पैक्ट में कोई फर्क नहीं है, बाकी सब मामला सेम। इसलिए कॉन्सेप्ट जहन में रखें, बस अलाइन करने की जरूरत है। रेट अगर पर एनम है, तो टाइम को पर एनम, टाइम को भी ईयर्स में ही लेना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अगर पर मंथ है तो मंथ्स में, पर डे है तो डेज में। बस ये यूनिट सेम होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम होता है जो बच्चे करते हैं, बाकी कोई मसला नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया।
मुझे बताएं एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है आप लोगों को? फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यस, इज एवरीवन क्लियर विद एग्जाम्पल नंबर 2? एक दफा एक्नॉलेजमेंट दे दें इसकी। चलें, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सिनेरियो की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताता चलूं आपको। सिंपल इंटरेस्ट के सिनेरियो में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होती, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कॉन्स्टेंटली अपडेट होती चली जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट निकला कंपाउंडिंग से। कंपाउंड का वर्ड पता है? कभी पढ़ा होगा कंपाउंड इफेक्ट या कंपाउंड्स। क्या मतलब? कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स, मिलना, मिलाना, कंपाउंड करना। ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट, दो चीजों का मिलने के बाद एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो कंपाउंड इफेक्ट क्या है इसका? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये करते हैं भाई कि जब पहले साल इंटरेस्ट आता है तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को हम ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देते हैं, और अगले साल जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो नई अमाउंट पे निकालते हैं। मैं इसका मिसाल देता हूं समझाने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। मिस्टर ए इन्वेस्ट $100,000 इन अ बैंक फॉर 5 years। प्लान 1 है सिंपल इंटरेस्ट वाला, प्लान 2 है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, और पार्ट ए में आपसे कह रहा है फाइंड द अमाउंट इन मिस्टर एज बैंक एट द एंड ऑफ 5 years इफ ही चूजेस प्लान 1। ठीक है, तो प्लान ए प्लान बी दोनों इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। उसके बाद तो अगला पेज तो हायर परचेज का है। हम इंटरेस्ट तक इसको इंशाअल्लाह अजीज वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिनेरियो नंबर ए की, तो बहुत ही सिंपल है। एट द एंड ऑफ 5 years इफ ही चूजेस प्लान 1, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टिंग 100,000, प्रिंसिपल रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 5 years, मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100। यहाँ से आपके पास प्रिंसिपल आ गया, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100,000। वही आ रहा है ना 50,000, वही सिनेरियो है ना ये तो, बिल्कुल जो मैंने पिछले सवाल में डिस्कस किया था। 50,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी अमाउंट आ गई 150,000। ठीक है, जो हमने पिछले पेज पे किया था ये बिल्कुल वैसी ही अमाउंट है, सिर्फ समझाने के लिए। तो पहला केस आपके पास डील हो गया। अब पार्ट बी में आपको बताना चलूँ कि क्या फर्क है। मैं बगैर फॉर्मूला के पहले बताता हूँ, फिर फॉर्मूला पढ़ाता हूँ। तो बगैर फॉर्मूला के अगर आप देखेंगे, तो आपको ईयर 1 में जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा 100,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। पहले साल कितना निकलेगा? 10,000 निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अगले साल जब ईयर 2 में आप इंटरेस्ट निकालेंगे, तब आप 100,000 प्रिंसिपल नहीं लेने देंगे। आप कहेंगे यार ईयर 1 के एंड पे 10,000 इंटरेस्ट मिल चुका था, तो $1,00,000 में 10,000 को ऐड करें, कितना हो गया? $100,000 में, $100,000 में $10,000 मिल चुका था ना ईयर 1 के एंड में। तो ईयर टू पूरा साल $1,10,000 रहे मेरे अकाउंट के अंदर। कितने रहे? $1,10,000 रहे मेरे अकाउंट के अंदर। तो अब 10% मुझे $1,00,000 पे नहीं मिलना चाहिए, $1,10,000 पे मिलना चाहिए। कंपाउंडिंग हो रही है। $1,00,000 में पे 10,000 इंटरेस्ट मिला था। ईयर 2 में हमारी जो बैंक में अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई थी वो $1,00,000 नहीं पड़ी थी, 1,10,000 पड़ी थी। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। हर साल के इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करके नई प्रिंसिपल अमाउंट बना देना। यहां से हमारा इंटरेस्ट हर साल बढ़ता चला जाएगा। ईयर 3 में क्या करेंगे फिर? देखो, इसमें ये ऐड किया तो यहां पर आ गए, इसमें ये ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे। तो 1,10,000 में 11,000 ऐड करें, क्या हो जाएगा? $1,21,000। फिर उस पर 10% लगाएं, क्या हो जाएगा? $12,100। ठीक है, फिर एयर 4 पे आ जाएं। तो एयर 4 के लिए क्या करेंगे? 1,21,000 में 12,100 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ऐड करेंगे, ऐड 1,33,100। फिर उस पर आप 10% अप्लाई करेंगे, 13,310 हो जाएगा। फिर एयर 5 में जब आप जाएंगे तो आप 133,100 में 13,310 ऐड कर देंगे,
ये 146 410 हो जाएगा, उस पर 10% लगाएंगे तो ये हो जाएगा 14,641। तो हर साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, हर साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। अब आपसे पूछे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना भाई, अब सबको ऐड कर लें। 14,641 प्लस 13,310 प्लस 12,100 प्लस 10,000 प्लस 11,000, $61,051। ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना इन द 5 ईयर पीरियड। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आसान था, हर साल 10,000, तो 5 सालों में कितना, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 50,000। दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल का इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होकर नई प्रिंसिपल अमाउंट आ रही है, कंपाउंड इफेक्ट आ रहा है। इसकी वजह से ओवरऑल इंटरेस्ट, ओवरऑल अमाउंट बढ़ती जा रही है हर साल, और इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल इंटरेस्ट ही आ गया। सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें क्या? अब यहां से मुझे कोई कहता है, पूछा कि टोटल अमाउंट बताया एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 61,051। और अमाउंट ओरिजिनल प्रिंसिपल कितनी थी, तो अमाउंट यहां से निकाल सकते हैं हम। 100,000 हमारे बैंक अकाउंट में थे जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और हमें इंटरेस्ट मिला 61,051, तो आंसर आ जाएगा 161,051। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या सर ये मेथड मुझे फॉलो करना है? नहीं बेटा, ये जो मेथड नंबर 1 मैंने आपको बताया है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बताया है। अब मेथड 2 जो है ना, वो है शॉर्टकट, और वो फॉर्मूला मेथड है, जो फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर n। ये फॉर्मूला देख लें आप। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n। अब ये याद रखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट देता था ना, और फिर मैं प्रिंसिपल ऐड करके अमाउंट निकालता था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देता, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देता। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे डायरेक्ट अमाउंट देता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट देता है, ऐड करके प्रिंसिपल में अमाउंट निकालता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट मुझे अमाउंट देता है, और फिर उस अमाउंट में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करके मुझे पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। अब जो मेथड नंबर 1 मैंने लंबा कॉन्सेप्चुअल मेथड किया था, वो समझाने के लिए किया था, डिफरेंस बताने के लिए। उस कॉन्सेप्ट से पता चला कि हाँ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इतना डॉलर बना, अमाउंट में ऐड करके टोटल अमाउंट आ गई, और प्रिंसिपल में ऐड करके टोटल अमाउंट आ गई। अब ये टोटल अमाउंट शॉर्टकट में डायरेक्ट बताता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मैं आपको करके बताता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल था 100,000, 1 + r/100, रेट कितना है 10%, एन ए नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स। यहां से आप कैलकुलेट कर लें। आप निकालिएगा जरा, मेरे सामने कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए ना। 100,000, 1 + 10/100, कुछ सेल्स का वीक हो गया आज ही, सेल वीक होना था इसका, खैर ये हो गया आपका 161,051। डायरेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं? जो हमने इतनी मेहनत से निकाला था कंपाउंड का फॉर्मूला, शॉर्टकट में वो मुझे डायरेक्ट दे रहा है 161,051। और अगर आपसे यहाँ तो पूछा ही है ना अमाउंट है कितनी, बताओ अमाउंट कितनी है ये बताओ, तो बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो चुका है। अमाउंट इज इक्वल टू 161,051, यही आपका आंसर है। बट इन केस अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता, तो वो भी मुश्किल नहीं था। क्या करते आप बोलते यार अभी मेरे अकाउंट में इतनी वैल्यू है 5 साल बाद,
या इतनी होगी, और मैंने लगाए इतने थे, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 6151 डॉलर्स मिला, $61,051। अगर ये निकालना होता तो, बट अभी इस सवाल में ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग की वजह से इंटरेस्ट ज्यादा होता है अगर परसेंटेज उतनी ही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे अमाउंट देता है कई सालों बाद की, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे सिंपल इंटरेस्ट देता है और फिर मुझे प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकालनी पड़ती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे अमाउंट देता है कई सालों बाद, और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि फर्क आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट आएगा और प्रिंसिपल में ऐड होके अमाउंट आएगी, और यहाँ पर पहले अमाउंट कैलकुलेट होगी और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और यहाँ प्रिंसिपल हर साल रिवाइज होती चली जाती है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कंपाउंडर्स के सिंबल्स के मैंने आपके सामने रख दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपाउंडर्स का कॉन्सेप्ट भी आपके सामने आ गया, एग्जांपल भी सामने आ गया। आई होप आपके लिए क्लास बेनिफिशियल हुई होगी। एक कमिटमेंट थी कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मार्क प्राइस इंटरेस्ट को आपके सामने रखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपके सामने डिस्कस हो चुकी है। मुझे एक्नॉलेज कर दें, इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई है? आर यू पीपल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? बात समझ आ गई है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन दिस एग्जांपल इज आल्सो क्लियर? ओवरऑल आज की क्लास बेनिफिशियल रही? थोड़ा सा फीडबैक शेयर करें, ओवरऑल कैसी रही, क्या कुछ सीखा, कुछ लर्न किया? माइक पे देना चाहते हैं फीडबैक, माइक पे दे सकते हैं, मैं माइक की इजाजत भी आपको दे सकता हूँ। चैट पे लिख दें, ठीक है चलें। वेरी गुड, ओके, थैंक यू, इट वाज हेल्पफुल, चलें, ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनस, आपका क्या फीडबैक है? चीज़ें क्लियर है? अब बाकी पास पेपर करने से पता चलेगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह पास पेपर करने की पोजीशन में है, पास पेपर कर सकते हैं, मजीद क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह उल अजीज। यूजुअली हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। हमारा प्रॉपर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, एलएमएस है, जिसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन लेक्चर्स, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, पास पेपर के सवालात, लेटेस्ट पुराने, एक रेंज ऑफ सवालात उस पर मौजूद हैं। हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट भी होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है, तो अगर आपका फ्यूचर में कभी इरादा हो कि आपको ज़्यादा फैसिलिटेशन चाहिए हो, तो हम बहुत सारे टॉपिक्स, पूरा कोर्स सीआई का हम कवर कर रहे हुए हैं। अभी हमारा बैच भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो आपको एलएमएस सपोर्ट भी मिलेगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, नो फेयर व्हेन सर सुफियान इज देयर, एंड इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी जनाब, तो क्लास हमारी एंड है इंशाल्लाह। अगर आपको मजीद क्लासेस में एनरोल करना हो या रेगुलर बैच का पार्ट बनना हो, तो इंशाल्लाह आप एडमिन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास से फायदा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।